नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अब महिलाएं बदल देंगी देश का चेहरा। क्योंकि पता है आपको कि संसद में 33% सीटों पर महिला को आरक्षण देने का प्रावधान लाने वाला एक विधेयक पेश किया गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो तो बन चुका है फिलहाल, और ये पास हो चुका है। पहले विधेयक था, अभी पास हो चुका है, तो अधिनियम हो चुका है। इसके तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और आरक्षण के भीतर एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान है। ओबीसी महिलाओं को नहीं है। हालांकि वो इन महिला आरक्षण वाली सीटों में चुनाव लड़ सकती हैं। विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने का विचार बहुत पुराना है। 27 साल पहले इसको लाया गया था पहली बार, और अब इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। महिला आंदोलनों और संगठनों की ओर से यह मांग बहुत पहले से होती आ रही थी, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल थे, खासकर विंध्य के ऊपर के हिंदी हार्टलैंड या हिंदी पट्टी के, जिनमें सक्रिय कुछ क्षेत्रीय दलों में इसको लेकर मतभेद था। यह विधेयक राज्यसभा में तो पारित हो गया था, मगर लोकसभा में पास होने से रह गया था। अब यह विधेयक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में पेश हो गया है, और इसका पारित होना भी तय दिख रहा है। मतलब इस समय हम बात करें तो पास हो चुका है। यह बात छिपी नहीं है कि पारंपरिक रूप से रोजमर्रा के जीवन में पुरुषों का वर्चस्व हमेशा से रहा है, और राजनीतिक सत्ता भी मर्दों के हाथ में केंद्रित रही है। राजनीतिक सत्ता एक जरिया है जिसके बल पर महिलाओं पर दबदबा कायम रखा जाता रहा है। एक पूर्वाग्रह भी रहा है कि महिलाओं के हाथों में राजनीति सौंप दी गई तो पुरुषों की सत्ता पलट जाएगी। यद्यपि यह बात स्वीकार की जाती है कि महिलाओं का मजबूत होना ज़रूरी है, मगर तब भी पुरुषों के बीच यह बात सामान्य रूप से सर्वमान्य रही कि सत्ता, और उसमें भी राजनीतिक सत्ता, पुरुषों के पास ही रहनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि सदियों से चली आ रही परिपाटी को बदलने के लिए अनेक नेता तैयार नहीं थे। जो लोग सामाजिक न्याय की खूब बातें करते थे और मंडलवादी भी थे, वे भी महिलाओं की बात पर या महिलाओं को विधायिका में अधिकार देने की बात पर बिदक जाते थे। मंडलवादी यानी कि ओबीसी जो जातिवादी राजनीति करते हैं, जो जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत से पुरुष रहे हैं जो तमाम तरह के बल अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। महिलाओं को सत्ता में पर्याप्त भागीदारी देने की बात चलती थी तो अनेक नेता न केवल पीछे हट जाते थे बल्कि अड़चनें भी पैदा करते थे। इसी वजह से महिला आरक्षण की बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पंचायती राज में भी जब संशोधन हुआ तो पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण पहले ही मिल गया। हमने देखा है कि निचले स्तर पर चुनाव में जब महिलाएं आरक्षण के बल पर आगे आती हैं तो धीरे धीरे वे सारे कामकाज सीख जाती हैं और विधायिकी के लिए भी दावा पेश करने लगती हैं। भारतीय लोकतंत्र में निचले स्तर पर बदलाव पहले ही हो चुका है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर पुरुषों की पकड़ बरकरार है। अब जब सरकार ने मन बना लिया है तब ऐसे पुरुषों को झुकना पड़ेगा जो पहले महिलाओं को भागीदारी देने के पक्ष में नहीं थे। पुराने संसद भवन से नए भवन में आकर सबसे पहले सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पेश करना ऐतिहासिक है। भारतीय संविधान वाकई प्रगतिशील स्वभाव का है, जो यह मानता है कि संविधान के जरिए ही हम समाज की असमानता को दूर करेंगे। आज भारतीय संसद या सरकार ने मान लिया है कि महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर वास्तविक भागीदारी देने की ज़रूरत है और असमानता दूर करने के लिए उच्चतम स्तर पर काम किया जाएगा। यह महिलाओं के लिए वाकई बहुत खुशी का दिन है। हाँ, आलोचकों द्वारा यह बात अवश्य कही जा सकती है कि यह कदम चुनाव को करीब देखते हुए उठाया गया है। पिछले 9 साल में ऐसा नहीं किया गया था। इसके बावजूद महिला आरक्षण विधेयक जिस दिन भी पारित हो वह दिन शुभ है। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में महिला पुरुष गैर बराबरी या असमानता को पाटने वाला एक महत्वपूर्ण दिन होगा। इसके तहत आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था होगी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। यह मांग भी पुरानी है। ऐसा करना सामाजिक या लैंगिक समानता लाने के लिए ज़रूरी है। सब जानते हैं कि जातिगत भेदभाव का सर्वाधिक असर महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं में भी निचली जाति भी की महिलाएं और भी ज़्यादा पिछड़ी होती हैं।
पिछड़ों में भी अत्यधिक पिछड़ी महिलाओं के साथ समाज की अगड़ी महिलाओं का सामंजस्य बिठाकर चलना जरूरी है। यह संविधान सम्मत है और न्याय संगत भी। आरक्षण के अंदर आरक्षण से सामाजिक असमानता को दूर करने में बड़ी मदद मिलने वाली है। अब राजनीतिक दलों को चुनावी टिकट बांटते हुए अपनी सोच और नीतियों में आमूलचूल बदलाव करना पड़ेगा। विधानसभाओं और संसद के अंदर का परिदृश्य पूरा बदल जाएगा। अभी तक जो महिलाएं संसद में पहुंचती रही हैं, उनमें से ज़्यादातर अभिजात वर्ग से आती हैं, लेकिन महिला आरक्षण लागू होने से समाज की दबी कुचली महिलाएं ज़्यादा बड़ी संख्या में ऊपर आएंगी। वैसे आगे भी महिलाओं के लिए लड़ाई उतनी आसान नहीं है। हम जानते हैं कि पंचायतों में भी सरपंच पति और प्रधान पति जैसे अघोषित पदनाम बन गए हैं। विधायक और सांसद के चुनाव में भी कुछ तो ऐसा रहेगा ही। सदियों से सत्ता में काबिज पुरुष आसानी से अपना वर्चस्व नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं चुनकर आएंगी जो स्वतंत्र रूप से अपने बिना किसी पुरुष के अधीन रहते हुए व्यापक समाज या अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आशंका भी सही है कि पहले से स्थापित राजनीतिक परिवारों से ज़्यादा महिलाएं सामने आएंगी, पर तब भी सुधार तो होकर रहेगा। वैसे यह आशंका अनुसूचित जाति के आरक्षण के समय भी जताई गई थी, पर भारतीय राजनीति में मायावती जैसी सशक्त नेता का उभरना यह बताता है कि बदलाव का बिगुल पहले बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार बताते हैं कि वह एक साधारण या छोटे परिवार से आए हैं। हमने अब तक बहुत इंतज़ार किया है, तो थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। भारतीय राजनीति का चेहरा बदलने वाला है। अभी तो महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ है, हालांकि पास हो चुका है। फिलहाल जब बात करें तो उसका अध्ययन होगा, चर्चा होगी। प्रक्रिया, कोटा और सीट तय करने जैसे जटिल कार्य में काफ़ी समय लगेगा। इतना तो तय है कि परिसीमन के बाद ही यह लागू होगा और परिसीमन से पहले जनगणना होगी। मतलब 2026-27 के बाद ही यह लागू हो सकेगा, आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं। उसके अगले लोकसभा चुनाव 2029 में ही महिला आरक्षण का सपना ज़मीन पर उतर पाएगा या उतर आएगा। तो रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।